हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम लोगों ने केस लॉज के साथ और इलस्ट्रेशन के साथ कंप्लीट किया है। आप चाहें तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9 आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से कवर कर लेते हैं। सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन हाउ मेड, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड। प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जा सकता है। सेक्शन 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। सेक्शन 5 में पढ़ा था कि कब तक रिवोकेशन किया जा सकता है, ऑफर का या फिर एक्सेप्टेंस का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 6 का, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। तो अगर नोटिस देकर किया जा सकता है, जैसे एक पर्सन है जिसने प्रपोजल दिया है, ए ने बी को प्रपोजल दिया है, अब वो अपना प्रपोजल वापस लेना चाहता है, तो कैसे ए वापस कैसे लेगा? नोटिस के माध्यम से ले सकता है। ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 कहता है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। तो आपका सबसेक्शन 2 कह रहा है कि एक जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है, जैसे ए ने क्या किया, बी को क्या किया, प्रपोजल दिया, ठीक है, और उसमें टाइम लिमिट दे दी कि भाई 2 महीने के अंदर तुम्हें अगर एक्सेप्ट करना है तो तुम करो, वरना ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। और उसने 2 महीने में एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं थी, तो एक रीज़नेबल टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तब भी ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल आपका क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। जैसे अगर टाइम मेंशन था और उस समय के अंदर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, तब प्रपोज़ल रिवोक हो रहा है। लेकिन अगर टाइम मेंशन ही नहीं था और एक रीज़नेबल टाइम ख़त्म हो चुका है और सामने वाले व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस अपना दिया ही नहीं है, कम्युनिकेशन किया ही नहीं है कि वो एक्सेप्ट भी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसने एक्सेप्टेंस करी ही नहीं है, तो एक रीज़नेबल टाइम ख़त्म होने के बाद भी प्रपोजल क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो एक कंडीशन थी जो फुलफिल करनी थी, एक्सेप्ट करने के पहले एक कंडीशन थी जो फुलफिल करनी थी, लेकिन वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, एक्सेप्टर फेल हो गया। ठीक है। एक्सेप्ट करने के पहले कोई कंडीशन मेंशन करी गई थी ऑफ़र में कि आप ऑफ़र को जब एक्सेप्ट करेंगे तो पहले कोई कंडीशन है जिसको आप पूरा करेंगे। वो कंडीशन क्या करी गई? फुलफ़िल ही नहीं करी गई। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। उसके बाद है आपका सबसेक्शन 4, जो कहता है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो जहाँ पर जो प्रपोज़र है, जो ऑफ़र दे रहा है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन हो जाता है, ठीक है, और इस तथ्य के बारे में कि उसकी डेथ हो गई है या फिर वो इंसेन हो गया है, इस बात की जानकारी एक्सेप्टर को हो जाती है अपना एक्सेप्टेंस देने के पहले पहले, तब क्या होगा? रिवोकेशन हो जाएगा प्रपोज़ल का। तो सेक्शन 6 में ये आपको जो 4 पॉइंट हैं जो अंडरलाइन किया गया है, नोटिस के ज़रिए हो सकता है, बाय द लैप्स ऑफ टाइम हो सकता है, कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी वो पूरी नहीं करी गई तब हो जाएगा, या फिर डेथ और इंसैनिटी से हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है सेक्शन 7, जो बात करता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। प्री में क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे आता है कि ऑप्शन ए होता है जिसमें एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड लिख देते हैं, या फिर
कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड याद रखना है, जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, कोई खुद से कंडीशन लगाकर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसा ऑफ़र दिया जा रहा है वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा, एब्सोल्यूटली एक्सेप्ट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribe a manner in which is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within the reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that the proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. If he fail to do so, he accept the acceptance. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये बोली जा रही है कि ए है, ए ने ऑफ़र दिया है, किसको, बी को दिया है, और ए ने ऑफ़र जब दिया बी को तो इसने बोला कि जो इसका एक्सेप्टेंस होगा उसका तरीका बताया ए ने कि इस ही तरीके से एक्सेप्ट होगा। अब बी ने वो तरीका फुलफ़िल नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जिम्मेदारी है कि वो इंसिस्ट करे बी से कि अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम इस तरीके से ही एक्सेप्ट करोगे, इस मैनर में ही एक्सेप्ट करोगे जो मैनर बताया गया है ऑफ़र में। ठीक है, ये ए इंसिस्ट करेगा, कब इंसिस्ट करेगा, जब उसको इस बात का पता चलेगा कि बी ने ऑफ़र को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, लेकिन उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है जो तरीका बताया गया था एक्सेप्ट करने का। तो ए यहाँ पर बी को कह सकता है उस तरीके को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन अगर ए फेल हो जाता है तो मतलब अगर ए नहीं कह रहा है कि तरीका फुलफ़िल करो, उसको पता चला, ए को पता चला कि बी ने क्या किया है, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट करा है लेकिन उसने उस मैनर को फुलफ़िल नहीं किया है। अब और ए भी नहीं कह रहा है बी से कि उस मैनर को फुलफ़िल करो, फेल कर देता है वो, ए नहीं बोलता है ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ने बी की एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल और acceptance of any consideration for reciprocal promise may be offered with proposal is an acceptance of proposal. सेक्शन 8 क्या बोलता है, दो बातें बोलता है। पहली बात कि जो प्रपोज़ल दिया गया था, ए ने क्या किया था, बी को कोई प्रपोज़ल दिया था। ठीक है, और उसमें कोई कंडीशंस थी, कुछ कंडीशंस थी जो बी ने क्या कर दी, पूरी कर दी यहाँ पर। ठीक, तो इसको क्या माना जाएगा कि बी ने ए का जो ऑफ़र था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों माना जाएगा, क्योंकि बी ने क्या करा, वो जो डिमांड थी एक्सेप्टेंस की, वो जो कंडीशंस थी वो फुलफ़िल कर दी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहा है, द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कोई कंसिडरेशन था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कोई कंसिडरेशन था जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो भी ये समझा जाएगा कि प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ए ने क्या किया, बी को कुछ गुड्स भेजे, बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ए का ऑफ़र था वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सेक्शन 9 बोलता है प्रोमिसेस एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। जब कोई प्रपोज़ल या फिर एक्सेप्टेंस, कोई ऑफ़र या फिर उसका एक्सेप्ट करना शब्दों के द्वारा होगा तब उसको एक्सप्रेस कहा जाएगा। एंड इन सो फार एज सच प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस इज़ मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, तो उसको इम्प्लाइड कहा जाएगा। आप एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइड हो गया ना कि आप वहाँ पे गए हैं तो कॉफ़ी पीने ही गए होंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब शब्दों के अलावा कोई
ऑफ़र किया जा रहा है या फिर उसका एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, तो वो इम्प्लाइड हो गया, शब्दों से नहीं हो रहा है। ए ने क्या किया, ए ने बी को क्या किया, गुड्स ट्रांसफ़र करा, ठीक है, और बी ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसके कंडक्ट से, यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे कंडक्ट से, ये हो गया कि इसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9 समझ में आया होगा। इसके बाद का सेक्शन 10 बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बाद का सेशन ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोग रेलेवेंट केसेस भी डिस्कस करेंगे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसको मेंस में या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।